everyone, my name is Niyati Bishnoi and I am a CR mentor at Mega GK. Today we are doing the ninth part of our CR Basic Concept series जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे लॉजिकल fallacies को. बट बिफोर बिगिनिंग विद आर टॉपिक आई विल गिव यू अ फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स कि फर्स्टली तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है टॉपिक, वाई लॉजिकल फैलिसी इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक. बिकॉज ये एक बैक एंड टॉपिक है जो कि आपको हेल्प करता है इन वेरियस टाइप ऑफ सी आर क्वेश्चन. और ये कभी डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है. लाइक देयर विल बी नेवर अ डायरेक्ट क्वेश्चन आस्किंग यू व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फैलेसी और व्हाट इज द नेम ऑफ द फ्लॉ इन द आर्ग्यूमेंट. देयर विल बी अ क्वेश्चन और देयर माइट बी अ क्वेश्चन बेसिकली कि व्हाट इज द फ्लॉ इन द रीजनिंग और वेयर इज द ऑथर कमिटिंग मिस्टेक और समथिंग लाइक दैट. लेकिन कभी भी ऐसे डायरेक्टली नेम नहीं पूछते हैं. इसीलिए लॉजिकल फैलिसीज को हम इसलिए डिस्कस करते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली हेल्प करते हैं हमें फ्लॉ इन द रीजनिंग में एंड इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं पैरेलल रीजनिंग में या फिर method of reasoning में and even in strengthening and weakening questions. That's why this topic is important, right? So let's begin. First question should be, what is a fallacy? A fallacy is a flaw in the argument of the author, right? ऑथर के आर्ग्यूमेंट में जो फ्लॉ होता है उसे हम फैलिसी बोलते हैं. सिंपल. बट ये फ्लॉ कैस और इस ये जो फ्लॉ है इसके बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं एंड उन्हीं टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियोस में. Firstly, let's take this example. Everyone should join our committee because it helps one to connect with elitist and exclusive members of the society. What is the flaw in this reasoning? Firstly, यहाँ पे लिखा हुआ है everyone. Everyone means that it is a common club और common committee जिसमें कोई भी आके join कर सकता है. अगर कोई भी आके join कर सकता है तभी हम बोलते हैं everyone should join. And then author says एलिटिस्ट एंड एक्सक्लूसिव मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी को ये कनेक्ट करता है. सो अगर हर कोई ज्वाइन कर सकता है तो इट इज नॉट एक्सक्लूसिव मेंबर क्लब, राइट? इसीलिए इट इज अ फ्लॉ दैट द ऑथर्स आर्गुमेंट इज सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टिंग ईच अदर. कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट ऑथर इज सेइंग समथिंग एल्स एंड द सेकंड पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट ऑथर इज सेइंग समथिंग एल्स और बेसिकली कॉन्ट्राडिक्टिंग हिज ओन above mentioned views. दिस इज अ फ्लॉ. एंड सिमिलरली बहुत अलग अलग टाइप के फ्लॉ हो सकते हैं, उसी को हम डिस्कस करते हैं. लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन. एरर इन यूज ऑफ एविडेंस. द ऑथर साइट्स इररिलेवेंट डेटा. इसके अंदर ऑथर अपना कंक्लूजन एक ऐसे फैक्ट या प्रेमाइस से बैक करता है जो कि उस कंक्लूजन को या तो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या मतलब सपोर्ट इन द सेंस कि दे आर नॉट डायरेक्टली इम्पैक्टिंग द कंक्लूजन. दैट डेटा और फैक्ट इज समथिंग थर्ड पार्टी और समथिंग थर्ड एस्पेक्ट जो कि उस ऑथर की ओपिनियन या कंक्लूजन से कोई इम्पैक्ट रखते ही नहीं है, कोई रिलेशन ही नहीं है उन दोनों में. इसीलिए द ऑथर साइड्स इररिलेवेंट डेटा. दिस स्टेटमेंट ऑथर साइड्स इररिलेवेंट डेटा कैन बी फाउंड इन द आंसर ऑप्शन. सो सपोज देयर इज अ क्वेश्चन, there is a paragraph where this flaw is happening and then there is question saying what is the flaw in the reasoning above. तो उसका एक करेक्ट आंसर ऑप्शन बोलेगा द ऑथर साइड्स इररिलेवेंट डेटा. ऑब्वियसली देयर इज मेनी अदर वे टू रीस्टेट द सेम थिंग बट हमें एक बेसिक ग्रास्प होना चाहिए कि हमारा जो भी आंसर ऑप्शन होगा वो इसी चीज़ के साथ कनोट करना चाहिए कि इसी चीज़ को रीफ्रेज कर रहा होगा जो कि हमने आइडेंटिफाई किया है irrelevant डेटा के पॉइंट को, राइट? नाउ कमिंग टू द सेकेंड फ्लॉ, इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन, जो कि अभी अभी हमने डिस्कस किया व्हेन वी डिस्कस दिस एग्जांपल. एवरीवन शुड जॉइन आवर क्लब बिकॉज इट कनेक्ट्स यू टू एलिटिस्ट members of the society. Here there was an internal contradiction between the author's point of view. Firstly he says everyone, second at the second moment he says elitist and exclusive. This is internal contradiction. Introduces information that actually contradicts the conclusion. Right? Author basically negates his own argument or basically make two statements which are not compatible with each other. That is internal contradiction. Now coming to the third one, overgeneralization supports a general claim on the basis of single example. This is a one way of stating overgeneralization in like a sentence or something. Overgeneralization is like एक बहुत ही small sample set से एक बहुत general conclusion निकाल दिया. Example can be five people like chocolate. This is the data cited. Everyone liked chocolate. This is the conclusion. Here, the author did a huge ओवर जनरलाइजेशन कि 5 लोगों या इवन 50 लोगों के डेटा से ऑथर ने एक बहुत ही ब्रॉड कंक्लूजन निकाला कि अगर 50 लोगों के उसके अकॉर्डिंग चॉकलेट पसंद है तो एवरीवन लाइक्स दैट चॉकलेट. इसीलिए दिस इज अ फ्लॉ. देयर इज ओवर जनरलाइजेशन, राइट?
अगर करेक्ट अमाउंट ऑफ डेटा का जनरलाइज करते हैं, दैट इज गुड इनफ टू गो. सो ऑब्वियसली हम जितने भी फैलिसीज डिस्कस कर रहे हैं, दे आर लाइक द एग्जैजरेटेड पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ऑथर, कि ऑथर किसी क्लेम को इतना एग्जैजरेट कर देता है कि वो एक फ्लॉ बन जाता है, राइट? सो दैट्स वाई ओवर जनरलाइजेशन इज अ फ्लॉ. इसके बहुत सारे टाइप्स हम रिफ्रेस कर सकते हैं इसके आंसर ऑप्शन को, बट द गिवन वन सपोर्ट्स अ जनरल क्लेम ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल एग्जाम्पल. ये एक वन टाइप है इस स्टेटमेंट को एज एन आंसर ऑप्शन देखने का. नाउ कमिंग टू द फोर्थ वन, एरर इन असेसिंग द फोर्स ऑफ एविडेंस. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्लॉ, बिकॉज ये एक बहुत टाइप से कमिट हो सकता है. One way is this: it confuses weakening an argument in support of a given conclusion with providing the conclusion itself to be false. What does this mean? कि ऑथर क्या करता है, वो एक आर्ग्यूमेंट को लेता है जो कि एक पोजीशन को वीकन कर रहा है, एंड वो उस आर्ग्यूमेंट से कंक्लूड कर लेता है कि दैट पोजीशन इज कंप्लीटली फॉल्स. सो इट टेक वन एग्जांपल कि एक ए पार्ट है किसी आर्गुमेंट का, वो बी को सिर्फ वीकन कर रहा है, या फिर बी को ऐसे मे नॉट बी ट्रू टाइप ऑफ कंडीशन में पहुंचा रहा है, राइट? लेकिन ऑथर इस टाइप ऑफ आर्गुमेंट से ये कंक्लूड करता है कि बी इज डेफिनेटली फॉल्स. दिस इज दिस फ्लो की एरर इन असेसिंग द फोर्स ऑफ एविडेंस. ऑथर एक वीकनिंग आर्ग्यूमेंट को कंप्लीटली फॉल्स आर्ग्यूमेंट में बदल देता है, राइट? सो ऐसे एग्जाम्पल हो सकता है, आई डेंट सी सन फॉर अ मंथ. मतलब एक मंथ ऐसा हुआ बिकॉज ऑफ सम फॉग और रेनी वेदर, सूरज नहीं दिखा मैंने एक महीने के लिए. सो आई कंक्लूडेड, सो दिस इज अ वीकनिंग आर्गुमेंट, सन एग्जिस्ट और नॉट. लेकिन मैंने कंक्लूड किया सन डू नॉट एग्जिस्ट. दिस इज द फॉल्स, द फैलिसी इन माई आर्ग्यूमेंट, कि मैंने एक एविडेंस को, एक वीकनिंग एविडेंस को एक्सट्रीमली एग्जैजरेट करके उसे डेफिनेटली फॉल्स एविडेंस के टाइप में यूज किया. सिमिलरली हम इसको स्ट्रेंथनिंग वाले आर्ग्यूमेंट में भी ऐसे ही यूज कर सकते हैं, कि मैंने कोई स्ट्रेंथनिंग का आर्ग्यूमेंट लिया, कोई एक पोजीशन को कोई आर्ग्यूमेंट सिर्फ स्ट्रेंथन करा था, एंड मैंने उससे ये कंक्लूड किया कि दैट थिंग इज डेफिनेटली ट्रू. तो ये जो एक्सट्रीम पे जा रहे हैं, डेफिनेटली ट्रू या डेफिनेटली फॉल्स, ये एक फैलिसी बन जाती है वेन एवर वी आर यूजिंग जस्ट स्ट्रेंथनिंग, whenever we are using just strengthening and weakening arguments, right? So this is the flaw here. Now coming to the next one, attacking the source, ad hominem fallacy. आपने ad hominem word काफी सुना होगा. It basically means attacking the person. हम इस fallacy के अंदर, या basically author इस fallacy के अंदर, instead of attacking the argument, instead of attacking the reasoning the person is applied, author attack the person himself or his actions, right? So it is directed against the proponent of a claim rather than against the claim himself or itself. इसका एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल है. इफ समवन सेज पीपल शुड नॉट स्मोक, राइट? उस पीपल शुड नॉट स्मोक, ये उसका कंक्लूजन है, एंड आई कम गोज टू हिम एंड से दैट योर क्लेम इज अनट्रू एंड योर क्लेम इज वीक बिकॉज यू योरसेल्फ स्मोक. तो इधर मैंने उसके क्लेम को अटैक नहीं किया, मैंने इस बात को अटैक नहीं किया कि पीपल को स्मोक क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए. मैंने उस पर्सन को अटैक कर दिया कि तू भी तो स्मोक करता है, तो दैट मीन्स कि योर आर्गुमेंट इज वीक. सो दिस इज अटैकिंग द सोर्स थिंग, कि आप उस पर्सन को अटैक कर देते हो इंस्टेड ऑफ अटैकिंग हिज क्लेम्स, राइट? इट इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉमन टाइप ऑफ फ्लॉ दैट यू कैन सी इन द आर्ग्यूमेंट्स. Next is circular reasoning. This is a very interesting thing because sometimes we are not able to identify it. It presupposes the truth, what it sets out to prove. बेसिकली ऑथर क्या करता है, वो किसी कंक्लूजन तक पहुंचता है अपने ही कंक्लूजन की हेल्प से. So suppose I say this person is the best person I have ever met, and because he is better than other person. तो इधर मैंने बेस्ट को रीडिफाइन कर दिया व्हेन आई से बिकॉज ही इज बेटर देन अदर पर्सन आई हैव मेट. यहाँ पे मैंने अपने कंक्लूजन को ही पैराफ्रेज करके अपने कंक्लूजन को सपोर्ट किया. सो दैट इज नॉट अ करेक्ट टाइप ऑफ रीजनिंग. हमें एक फैक्ट या इंफॉर्मेशन देनी होती है अपने कंक्लूजन को सपोर्ट करने के लिए, ना कि कंक्लूजन को रीस्टेट करते हैं या अपने ही ओपिनियन को रीस्टेट करके हम अपना कंक्लूजन डिराइव करते हैं. तो वो होती है सर्कुलर रीजनिंग, दैट वी आर गोइंग इन दिस लूप अगेन एंड अगेन, supporting our conclusion with our own paraphrased conclusion. This is circular reasoning.
Now, next is appeal fallacies. This is very important because it is also quite many type. You can appeal the authority, you can do emotional appeal, you can do popular opinion appeal, right? So, accepts a claim based on the authority of others without requiring proof of the said authority. Here, what happens is कि author ने एक authority को अपील किया. So, बहुत ही बेसिक एग्जांपल होता है कि देयर इज अ टूथपेस्ट एड एंड वहाँ पे वो अपील करते हैं एंड वहाँ पे वो नीचे लिखते हैं दिस न्यूरोलॉजिस्ट हैज सेड कि दिस इज द बेस्ट टूथपेस्ट. तो यहाँ पे ये एक अपील फैलिसी है. दे हैव अपील्ड और दे हैव आस्क्ड द ओपिनियन ऑफ अ रॉन्ग पर्सन इन अ डिफरेंट फील्ड. A neurologist cannot give any idea कि एक टूथपेस्ट कैसा है because his expertise is not there in dentistry or anything. His expertise lies in neurology field. इसीलिए this is appeal fallacy. We are appealing to the wrong authority. We are going to the wrong person for supporting our claim. Author एक wrong authority या person को प्रेजेंट करता है अपने आर्ग्यूमेंट में अपने कंक्लूजन को सपोर्ट करने के लिए बट दैट पर्सन कैन नॉट सपोर्ट आवर क्लेम. Similarly, there's emotional appeal where we reach our conclusion by appealing other person's emotion, right? matlab look, if we have an argument like one person should not smoke and इसके बाद हम इधर instead of giving any fact or data we like this is the moral ground one person should not smoke or anything but still हम एक बार इसको एक न्यूट्रल बेस लेके चलते हैं जहाँ पे बहुत डिबेट होती है वन पर्सन शुड स्मोक और नॉट एंड उस पर मैं अपील करती हूँ माई सम ऑफ माई रिलेटिव्स डाइड और सम ऑफ माई क्लोज person died because of smoking though so you should also not smoke. So this is a flawed reasoning because I'm appealing to your emotions instead of your brain arguments and like a fact or information something, right? So यहाँ पे ये emotional fallacy हो जाती है. Similarly there's popular opinion जिसके अंदर हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं पॉपुलर ओपिनियन को लेकर. सो बेसिकली इसके भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं. कोई लॉ पास होने वाला है राइट, उसकी एक्सपर्टीज किसके पास है, लॉयर्स के पास, लीगल फील्ड से जो एसोसिएटेड है या लीगल फील्ड्स में पीपल हु आर हेल्ड इन हाई एस्टीम उनसे ओपिनियन पूछना चाहिए. बट इंस्टेड दी ऑथर साइड्स अ जनरल पॉपुलर ओपिनियन कि जनरली पीपल फील कि दिस लॉ इज नॉट गुड सो दिस लॉ इज नॉट गुड, राइट. सो पॉपुलर ओपिनियन भी एक अपील फैलिसी के अंडर आ जाता है. नेक्स्ट इज false analogy. This is a very easy one. Treats as similar two cases that are different in a major respect. Here, हम टू अनसिमिलर थिंग्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, राइट. एंड हम ऐसा कंपैरिजन करते हैं विच इज नॉट मेकिंग एनी सेंस. हम ह्यूमन सेंटिमेंट्स को कभी किसी नॉन लिविंग चीज से नहीं कंपेयर कर सकते हैं. सो दैट इज अ फॉल्स एनोलॉजी कि अगर ऑथर एक ह्यूमन सेंटिमेंट को नॉन लिविंग थिंग से कंपेयर करेगा एंड उसमें बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस होगा तो वो एक फॉल्स एनोलॉजी का एग्जाम्पल होगा. नाउ कमिंग टू फॉल्स डिलेमा एंड फॉल्स डिक्टोमी fails to consider that there are more than two choices in the matter at hand. This is a very niche type of logical fallacy because it is quite difficult to identify at the first go. But basically what happens here is कि author एक ऐसी situation में ये बोलता है कि एक situation है उससे बाहर निकलने के सिर्फ दो ही वे है. Either you go A way or you go to B way. There is no other way to going out. Author will never directly say this thing, like author will never directly write it in the paragraph, but that's what he is implying to say or that what you can get from the paragraph. तो ऐसी चीज़ों में एक फैलिसी होती है फॉल्स डिलेमा की कि ऑथर हमें ये कन्विंस करना चाहता है कि इस सिचुएशन से निकलने के सिर्फ दो ही रास्ते हैं बट वी शुड नो कि देर इज नॉट दैट इज नॉट ऑलवेज द केस कि दो ही रास्ते हों. वी शुड whenever there is such kind of situation तो हमें चेक करना चाहिए कि इज देयर एनी थर्ड वे आउट जो कि ऑथर मिस कर रहा है एंड इफ दैट इज सो तो ये एक फॉल्स डिलेमा का फ्लो है, राइट. नेक्स्ट इज मिस्टेकन कॉज एंड इफेक्ट. We have not discussed cause and effect in this series till now, but basic cause and effect मतलब A चीज हो रही है वो B उसका इफेक्ट है या फिर B चीज होने का कॉज है A. दैट इज द थिंग. एक चीज किसी दूसरी चीज की वजह से होती है. एंड मिस्टेकन कॉज एंड इफेक्ट में क्या होता है, फेलियर टू कंसिडर एन अल्टरनेट कॉज फॉर द इफेक्ट एंड वाइस वर्सा. बेसिकली ऑथर कंक्लूड
ए इज द रीजन वाई बी इज हैपनिंग, बट उसमें फ्लॉ क्या हो सकता है? इफ द ऑथर इज राइटिंग इन सच अ वे, ऑथर ये मिस कर देता है कि देर कैन बी सी डी ई और अदर वेज कि बी हैपन हुआ हो। सिमिलरली, अगर ऑथर बोलता है कि ए इज द रीजन वाई बी इज हैपनिंग और ऑथर सेज ए इज द रीजन वाई ओनली बी इज हैपनिंग, तो वहां पे ऑथर ये मिस्टेक कमिट करता है कि देर कैन बी सी डी ई एंड अदर इफेक्ट्स ऑफ द सेम पर्टिकुलर कॉज। राइट, तो यहाँ पे ऑथर कॉज एंड इफेक्ट की अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन को चेक नहीं करता है। सेकेंड इज अज्यूमिंग अ कॉजल रिलेशनशिप व्हेन ओनली अ को रिलेशन एग्जिस्ट। सेकेंड मिस्टेकन कॉज एंड इफेक्ट क्या हो सकता है कि टू थिंग्स आर अकरिंग टुगेदर, ए इज अकरिंग एंड बी इज अकरिंग टुगेदर, लेकिन ऑथर बोल देता है कि ए की वजह से बी हो रहा है या बी की वजह से ए हो रहा है, बट इंस्टेड द बेसिक सिनेरियो इज कि वो दोनों जस्ट साथ में एग्जिस्ट करें, देयर इज नो कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन ईच अदर। सो इट्स लाइक एक सिचुएशन है वहां जो बोलता है कि नॉर्थ इंडियंस ड्रिंक अ लॉट ऑफ मिल्क, सेकेंड बोलते हैं नॉर्थ इंडियंस हैव अ लॉट, मेजर प्रोपोर्शन ऑफ नॉर्थ इंडियंस हैव डायबिटीज, एंड ऑथर कंक्लूड कि milk is causing those diabetic problems here. So this is a mistaken cause and effect. Author is creating a causal relationship between two scenarios when there is no there is just a correlation कि two things are occurring together, but there is no relationship between each other. Now, next is error in conditional reasoning. Now, this is also very important. Conditional reasoning क्या होती है? If A is occurring, then B will occur. If A will occur, B will not occur. These type of relationship is called conditional reasoning. Here, error means mistakes, necessary condition for sufficient one or vice versa. First thing we should need to know is necessary condition and sufficient condition. नेसेस सो इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल सेज everyone who have scored A plus in the examination must have studied for the examination, right? तो इधर एक कंडीशनल रीजनिंग बनती है कि जिसने भी एग्जाम में ए प्लस लाया है वो इंसान ने पढ़ाई की है एग्जाम से पहले। तो इधर एक नेसेसरी कंडीशन है और एक सफिशिएंट कंडीशन है। नेसेसरी कंडीशन क्या है कि आपने पढ़ाई करनी होनी चाहिए। अगर आपने पढ़ाई की है तो ही देर इज सम एलिजिबिलिटी फॉर यू टू गेट ए प्लस इन द एग्जामिनेशन, एंड देर इज अ सफिशिएंट कंडीशन। अगर हमारे पास डेटा है कि एक पर्सन हैव गॉट ए प्लस इन द एग्जामिनेशन, तो हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि उसने पढ़ाई की है, राइट? तो यहाँ पे क्या होता है, ऑथर माइट कमिट दिस मिस्टेक कि वो नेसेसरी कंडीशन को सफिशिएंट समझ ले और सफिशिएंट कंडीशन को नेसेसरी समझ ले। सो हम इसी एग्जाम्पल में पुट करते हैं। स्टेटमेंट इज इफ anyone have got A plus in the examination, they must have studied for it. यहाँ पे नेसेसरी कंडीशन है पढ़ाई करना एंड सफिशिएंट कंडीशन है ए प्लस आना। अगर किसी के ए प्लस आए हैं तो हम डेफिनेटली कंक्लूड कर सकते हैं उसने पढ़ाई की है, लेकिन अगर अगर हमारे पास डेटा है कि किसी ने सिर्फ पढ़ाई की है तो हम नेसेसरीली नहीं बोल सकते, हम उसको नेसेसरीली ये नहीं कह सकते कि यू विल गेट ए प्लस इन द एग्जामिनेशन। तो इस स्टेटमेंट के बेसिस पे ऑथर कंक्लूड ए हैव स्टडीड फॉर द एग्जामिनेशन, ए मस्ट गेट ए प्लस इन इट। तो यहाँ पे ऑथर ने एक नेसेसरी कंडीशन को सफिशिएंट बना दिया। जो हमारी कंडीशन थी कि किसी को पढ़ाई करनी होगी ए प्लस लाने के लिए, वो पढ़ाई करने वाली कंडीशन एक नेसेसरी कंडीशन थी, एक बेयर मिनिमम थिंग थी दैट यू शुड हैव डन। लेकिन ऑथर ने उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बना दिया, लाइक इफ यू हैव डन स्टडिंग फॉर द एग्जामिनेशन यू विल गेट ए प्लस। सो यहाँ पे नेसेसरी कंडीशन को सफिशिएंट कंडीशन के साथ इंटरचेंज कर दिया है। ऐसा वैसा वर्सा भी हो सकता है, एंड दिस इज द थिंग विद कंडीशनल रीजनिंग। नाउ नेक्स्ट वन इज परसेंट वर्सेस क्वांटिटी। दिस इज अ वेरी important and very interesting difference. The arguer treats quantities in percent of something as if they are interchangeable, but percentages by themselves don't tell you anything about actual number. So, इसका एक basic example लेते हैं हम। 10% of A and 20% of B. Which one is greater? Many of you might say 20% of B is greater in comparison to 10% of A. लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि A is a huge quantity. A is suppose 1000. 10% of 1000 will be 100 and 20% of B. तो here B की वैल्यू सिर्फ 100 हो सकती है। सो 20% ऑफ B क्या होगा? सिर्फ 20। सो नाउ 20 बड़ा है या 100? ऑब्वियसली 100 बड़ा है।
सो आई होप यू ऑल गेट दिस थिंग कि हम एक सिर्फ परसेंटेज के बेसिस पे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ किस अमाउंट से ग्रेटर या लेसर है। एंड ये बात हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पता हो बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट एंड आई अज्यूम दिस थिंग कि यू आर डूइंग परसेंटेजेस फॉर योर क्यूटी प्रैक्टिसेस। तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि किसी भी चीज़ की परसेंटेज का दो अलग अलग चीज़ों के परसेंटेज को आप कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते हो until and unless you have an actual number. एंड सिमिलर थिंग हैपन इन दिस पैराग्राफ्स ऑल्सो कि ऑथर कभी कभी डेटा साइड करते करते परसेंटेजेस में चला जाता है एंड देयर ही गेट लॉस्ट इन दोज परसेंटेजेस सो मच सो दैट कि वो उन उनके क्वांटिटीज पे उतना ध्यान नहीं देता है एंड देन माइट बी द केस कि वो एक्चुअल नंबर्स को साइड ना करे एंड ओनली परसेंटेजेस के बेसिस पे अपना कंक्लूजन ड्राइव कर ले। इसीलिए वो रीजनिंग फ्लॉड होती है जब ओनली परसेंटेजेस के बेसिस पे व्हेन देयर इज नो एक्चुअल क्वांटिटी नोन ऑथर अपना डेटा डिराइव करता है, राइट? सो विद दिस we come to end of this very very important video. This video is quite long, I know that thing, but ये बहुत ही important video है एंड एक warning हमेशा के लिए है कि all these fallacies that we have discussed are not like all not inclusive enough कि मतलब हमने सारी fallacies को discuss नहीं किया है obviously because it's a time constraint video. But आई वुड लाइक यू टू ऑल टू डू वन थिंग कि आपको इससे ज़्यादा इस चीज़ में जाने की ज़रूरत भी नहीं है। आई वुड लाइक यू ऑल टू गिव योर टाइम टू मोर इम्पॉर्टेंट part of your CR practice instead of just going and doing this logical fallacy because it is difficult to understand. If you can watch this video twice or thrice, that will be sufficient enough for you to get a hold of most important or major logical fallacies. बट उसके अलावा कुछ अलग से जाके करने की ज़रूरत नहीं है एंड विद दैट आई विल सी यू ऑल अगेन इन द नेक्स्ट पार्ट. बट बिफोर गोइंग आई वुड लाइक यू ऑल टू just give you just one very very important recommendation. Join us for your best and efficient prep for your CLAT and other law entrance test with me and very other experienced mentor for other subjects and our very own Manav sir also for your GK practices. Right? I'll see you all again in the next part. Bye bye.